आज से कुछ वर्षों पहले की तक की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल आउट करने पर जो हमें कैपिटल गेन होता था या फिर शेयर्स को डायरेक्टली सेल करने के बाद से जो भी हमें इनकम जनरेट होती थी रिटर्न के मामले में, उस पर किसी भी प्रकार की टैक्स नहीं लगाया जाता था। उसके बाद से सरकार की नज़र कैपिटल गेन पर पड़ी और उन्होंने दो तरीके से टैक्स को इंप्लीमेंट किया जो कि हम म्यूचुअल फंड यूनिट या फिर शेयर को सेल करने से हमें होता है। अगर आपने अपने यूनिट्स या फिर शेयर को 1 साल से कम समय के लिए होल्ड करके रखा और 1 साल से पहले ही उसे आपने बेच दिया, उस दौरान जो भी आपको रिटर्न मिलेगा या फिर जो भी आपको गेन हुआ उस पर आपको आज के डेट के हिसाब से 20% का टैक्स देना होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट को या फिर शेयर को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करके रखा और उसके बाद जब आपने उसे बेचा तो उस पर जो आपको रिटर्न या फिर गेन मिलेगा, उस रिटर्न या फिर गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं और उस पर हमें आज के डेट के हिसाब से 12.5% का टैक्स पे करना होता है। अब 2025 में डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करने की बात चल रही है। अगर ये टैक्स कोड लागू हो गया तो अभी जो कैपिटल गेन पर आपको कितना भी इनकम क्यों ना हो जाए, अगर आप आज के डेट में अगर आपको 1 करोड़ का इनकम हो गया कैपिटल गेन से, मतलब म्यूचुअल फंड बेचे आपने और 1 करोड़ आपका रिटर्न हो गया, तो 1 करोड़ पर टोटल 12.5% ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो गया तो इस 1 करोड़ पर आपको 30% का टैक्स देखने को मिल सकता है। अब ये डायरेक्ट टैक्स कोड कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या बड़ा चेंज हो जाएगा आज के डेट के टैक्सेशन रूल के हिसाब से, उसके बारे में डिटेल में तो बात करेंगे। साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि अगर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं तो क्या मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ पर रिटर्न तो सीधे तौर पर हमारा 30% कम हो गया, यानी 70% ही हमें केवल एक तरीके से टैक्स देने के बाद से हमारे पास रिटर्न बचेगा। तो उस कंडीशन में क्या चीज़ें और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और क्या वाकई में आपका इतना टैक्स लग जाएगा, और अगर लगेगा तो किस तरीके से आप इसको बचा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्न मनी पर ही आपको रिटर्न मिला है और आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सके। उसके रास्ते क्या होंगे, ऐसे तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कैलकुलेशन को और पूरे कॉन्सेप्ट को और आसान भाषा में समझने के लिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसका सैलरी से और सभी सोर्सेज से मिला करके साल भर में इनकम 7 लाख का हुआ और म्यूचुअल फंड यूनिट या फिर शेयर बेचने के बाद से उसको जो टोटल कैपिटल गेन हुआ वो मान लेते हैं कि 1 करोड़ का हो गया, 1 करोड़ का, ठीक है। तो अब उस पर टैक्स किस तरीके से लगाया जाएगा इसको पहले समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी के टैक्स के नियम के हिसाब से ये जो 1 करोड़ कैपिटल गेन हुआ वो स्पेशल इनकम होते हुए भी मेन इनकम में जुड़ेगा, लेकिन टैक्स उस पर स्पेशल रेट से 12.5% देना पड़ेगा। अब ये जो 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस वजह से एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक का उसको एग्जम्पशन दिया गया, छूट दिया गया है। मतलब कि ये जो कैपिटल गेन है वो 1 करोड़ ना मान करके इतना इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 98,75,000 उसको टोटल कैपिटल गेन हुआ ऐसा माना जाएगा। हालांकि जब आप ITR फाइल करेंगे तो टोटल 1 करोड़ आप वहां पर दिखाएंगे, इतना ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो वो चीज़ों को हम यहां पर मैनुअली करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब टैक्स कैसे लगेगा, 7 लाख तक के लिए टैक्सेशन का जो नियम है वो इस हिसाब से है कि 3 लाख तक आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील है, मतलब कि 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 7 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है, यानी 4 लाख का 5% 20,000 आपको इस स्लैब के अंतर्गत टैक्स बन जाएगा। उसके बाद से टोटल उसकी इनकम जो है वो 7 लाख ही थी, तो इसी तक हम लोग आकर के रुक जाएंगे। मतलब कि टोटल उसके इनकम पर कितना टैक्स लग गया, 20,000 का उसको टैक्स लग गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये जो कैपिटल गेन है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि मेन इनकम में तो जुड़ेगा, लेकिन उसको इस टैक्स स्लैब के हिसाब से नियम टैक्स नहीं देना है। अभी के नियम के हिसाब से ये जो टोटल कैपिटल गेन हुआ उस पर कितना टैक्स देना है, उसको सिर्फ 12.5% का टैक्स देना है। कितना, 12.5% का। तो 20,000 यहाँ से इसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। साथ ही साथ ये वाला जो टैक्स है 12.5%, इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 98,75,000 का 12.5% हमें निकालना है। आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 98,75,000 का मैंने 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाल दिया, तो जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी इस म्यूचुअल फंड या फिर शेयर को बेचने के बाद से वो बनेगी 12,34,375 रुपये।
और जो उसका इनकम के थ्रू जो उसको टैक्स लगा था 7 लाख पर, वो लगा था 20,000। तो 20,000 इसमें जोड़ देते हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी वो बन जाएगी 12,54,375 रुपये। ये कब हो रहा है? अभी के टैक्सेशन रूल के हिसाब से। अब देखते हैं कि 2025 में अगर डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो गया, उसके बाद से उसकी टैक्स कितनी बन रही है। डायरेक्ट टैक्स कोड को समझने के लिए फिर से वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लोग लेकर के चलते हैं। एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर की बात करेंगे जिसकी सैलरी से या फिर सभी सोर्सेस से इनकम 7 लाख तक हो रही है और प्लस 1 करोड़ का उसको कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी के नियम के हिसाब से उसको अभी भी एग्जम्पशन मिलेगा 1,25,000 तक का, यानी ये जो कैपिटल गेन हो गया 98,75,000 का कैपिटल गेन उसको हो गया। अब अगर डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो जाता है तो ये जो इनकम है टोटल आपस में जुड़ जाएगी, और भले ही ये कैपिटल गेन ही क्यों ना है, अब उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 12.5% से नहीं बल्कि इस टैक्स स्लैब के हिसाब से बनेगी। अब इसको एक बार देखते हैं कि कितना उसका टैक्स बनेगा। तो देखिए 3 लाख तक उसकी टैक्स लायबिलिटी निल है, 3 से 7 लाख तक 5% यानी कि 20,000 यहां पर उसका टैक्स बन जाएगा 20,000। उसके बाद से 7 से 10 लाख तक आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10% का उसको टैक्स देना है, यानी 3 लाख का 10% यानी 30,000 यहां पर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 10 से 12 लाख यानी कि 2 लाख पर उसको 15% यानी कि 30,000 यहां पर उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद से 12 से 15 लाख यानी कि 3 लाख पर उसको 20% यानी कि 60,000 यहां पर उसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। और 15 लाख से ऊपर उसकी टैक्स लायबिलिटी 30% बनेगी। अब यहाँ पर हमने 15 लाख तक टैक्स दे दिया है, 15 लाख तक टैक्स दे दिया है, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें 98.75 लाख और ये 7 लाख, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाता है 5, 7 और ये 8, 7, 15 का 5, हाथ में 1, 9 और 1, 10, ये बन जाएगा आपका 1,05,75,000। ठीक है, तो अब हमने कितना तक टैक्स दे दिया है? 15 लाख तक का टैक्स दे दिया, तो यहां से 15 लाख हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये 0 और ये 9, 90,75,000 अभी भी हमारा अमाउंट है जो कि टैक्सेबल अमाउंट होगा। अब ये जो 90,75,000 है, इस पर हमें कितना टैक्स देना होगा? 30% का टैक्स देना होगा, क्योंकि 15 लाख से ऊपर जितना भी इनकम होगा, देखिए 15 लाख मैंने यहां से घटा दिया, तो इसके ऊपर जितना भी इनकम होगा हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? डायरेक्ट टैक्स कोड के हिसाब से 30%, यानी कि 90,75,000 पर हमें 30% टैक्स देना होगा। और अभी तक जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है, इस सब को अगर हम लोग जोड़ दें तो देखिए 20, 30, 50, 50, 30, 80, 80 और 60, कितना हो गया? 1,40,000। कितना हो गया? 1,40,000 अभी तक का हमारा टैक्स बन चुका है। कितना तक? 15 लाख तक। अब 15 लाख के ऊपर 90,75,000 पर हमें 30% के हिसाब से टैक्स देना है, और जितना भी आएगा उसको इस 1,40,000 में जोड़ना पड़ेगा, वो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले 90,75,000 का 30% निकालेंगे और जो भी अमाउंट आएगा उसमें ये अमाउंट जोड़ेंगे। आंकड़े आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 90,75,000, इसका हमें 30% टैक्स निकालना है। तो जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन पा रही है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो बन रही है 27,22,500 रुपए की। ठीक है, कितना बन गया? 27,22,500, और प्लस इसमें जो 1,40,000 हमारा पहले 15 लाख तक का टैक्स बना था, उसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, तो टोटल जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन गई वो बन गई 28,62,500 रुपये। 28,62,500 रुपये। ये कब बन रहा है? जब हमारी डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो जाता है, और जब डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं लागू था तब हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना बनता था? 12,54,375 रुपया। आप देख पा रहे होंगे टोटल कितना डिफरेंस है यहाँ पर। अगर मैं इसमें से 12,54,375 रुपया घटा देता हूँ, देखते हैं 12,54,375 रुपया, तो अभी के टैक्सेशन रूल के हिसाब से आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा अगर डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो गया तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 16,08,125 रुपया आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा टैक्स, अगर डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो गया तो। उम्मीद करता हूं चीज़ें आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ पाए होंगे। अब आते हैं सर के प्रश्न पर। इनका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि इस तरीके से जब टैक्स बढ़ेगा तो टोटल कैपिटल गेन का केवल 70% ही हमें मिल पाएगा। उस कंडीशन में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ देंगे। ये बात सही है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस डेटा को देख करके डीमोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि इससे कहीं बेहतर आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम मिल सकती है।
आप अगर ये सोच रहे हैं कि एफडी में आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर टैक्सेशन कम है, तो ऐसा नहीं होगा। एफडी में आप सोचिए आज की डेट में 7% अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं या फिर सरकारी बैंक में, जो अच्छे बैंक है वो 7% हमें एवरेज एक तरीके से रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। 7% के हिसाब से अगर आप देखें तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 14.98 होता है, यानी 14 साल में आपका पैसा एफडी में डबल हो पाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप स्मॉल कैप में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप हैं जो कि पिछले 10 साल में पैसे को 10 गुना तक कर दिए हैं। अब आप सोचिए कहाँ पर एफडी में आपका पैसा 14 साल में 2 गुना केवल हो रहा है, 2x हो रहा है, और वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में डालते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट डेटा हमें बताता है कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 10 साल में पैसा 10 गुना कर दिया है। तो 14 साल में पैसा अगर हम लोग यहाँ पर 10 ही गुना माने तो आप अंतर देख पा रहे होंगे, एफडी में आपका पैसा 2 गुना हो रहा है और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा 10 गुना हो रहा है। तो 10 गुना पैसा करके अगर आप ज़्यादा भी टैक्स दे देंगे फिर भी आप एफडी से ज़्यादा ही प्रॉफिट में रहेंगे। तो कितना भी टैक्स क्यों ना लगा दिया जाए, म्यूचुअल फंड से अच्छा ऑप्शन आपके पास कभी होगा ही नहीं। हमेशा म्यूचुअल फंड जो है, हमेशा इक्विटी जो है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाने वाला ही इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे टैक्स कितना ही इंप्लीमेंट क्यों ना कर दिया जाए। और यहाँ से आपको ये भी समझना है कि अगर आप पैसे एफडी में रखेंगे तो एफडी से जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, वो भी डायरेक्ट टैक्स कोड लागू होने के बाद से अगर आपका अमाउंट बढ़ा है तो वो 30% वाले ब्रैकेट में ही आएगा। तो फिर फायदा क्या हुआ, घूम फिर करके तो आप वहीं पर आ गए कि रिटर्न अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड में आना ही पड़ेगा। तो अगर आप दूसरे पहलू से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड से दूसरा ऑप्शन कोई विकल्प आपके पास है ही नहीं लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनाने के संदर्भ में। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या आपके पास कोई विकल्प है इस पूरे टैक्स को बचाने के लिए। जी हाँ, टैक्स हार्वेस्टिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से आप इस टैक्स को कम से कम कर सकते हैं। पूरा ऐसा तो नहीं होगा कि जीरो हो जाए, क्योंकि नो डाउट 30% टैक्स ब्रैकेट में आने के बाद से टैक्स बचाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि आप जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा समय चाहिए होगा आपको। तो उसके लिए क्या चीज़ें आप कर सकते हैं उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप मल्टी अकाउंट इन्वेस्टमेंट स्कीम को अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि आप जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, आधा पैसा आप अपने नाम से, आधा पैसा आप स्पाउस के नाम से कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो 2 भागों में बढ़ जाएगी। मतलब कि 1,25,000 तक का जो आपको एग्जम्पशन दिया गया है वो इतना आपको भी मिलेगा, इतना आपकी स्पाउस को भी मिलेगा, मतलब कि आपकी वाइफ को भी मिलेगा। इससे क्या होगा कि एक पैन पर आपको इतना एग्जम्पशन दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। आपके मन में सवाल आएगा कि इस तरीके से तो अगर मान लीजिए वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, उनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसको किस तरीके से जब हम लोग उनके पैन से ट्रांजैक्शंस करेंगे या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सब कुछ AIS और 26 AS में इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर शो होने लगता है। तो क्या इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने दे रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन आपके पास ये है कि मल्टी अकाउंट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके बच्चे भी हैं, अगर उनकी आयु 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो भी आप उनके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टैक्स हार्वेस्टिंग। अब ये टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है? देखिए, हमारा 1 करोड़ का कॉर्पस कब इकट्ठा होगा? अब आम आदमी जो मुश्किल से अपने 2 वक्त की रोजी रोटी चला पा रहा है, उसके पास इतना पैसा तो होगा नहीं कि पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में ही 1 करोड़ तक पहुंच जाए। 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने में लोगों को 20 साल, 25 साल तक का समय लग जाता है। अगर आप बहुत अच्छा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी, अगर 15,000 भी कर रहे हैं तो कम से कम 15 साल का तो समय लगेगा आपको 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इस 15 साल के दौरान कुछ अगर स्टेप्स को आप उठाते हैं तो उसके माध्यम से ये जो 1,25,000 तक का आपको एग्जम्पशन दिया गया है उसका लाभ लेते हुए आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं। कैसे? आप ध्यान से सुनिएगा। 1 करोड़ का पर टैक्स क्यों लगा? क्योंकि उनका मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट 30 लाख होगा, जो कि बढ़ करके 1 करोड़ 30 लाख हो चुका होगा। तो नेट जो हमें गेन होता है, नेट जो हमें प्रॉफिट होता है, उस पर ही हमें टैक्स लगता है। ये हमारा 30 लाख अगर कैपिटल है और ये बढ़ करके 1 करोड़ 30 लाख हो गया, तो 30 लाख इसमें से माइनस करके 1 करोड़ जो हमारा बढ़ा हुआ अमाउंट है उस पर ही हमें टैक्स देना है। यानी कि
अगर इस बढ़े हुए अमाउंट को हम प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दें तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? अगर मान लीजिए ये 30 लाख ना होकर के 50 लाख होता तो हमारा ये जो 1 करोड़ टैक्स लग रहा है वो कितने पर लगता? केवल 80 लाख पर। अगर ये मान लीजिए 50 लाख ना होकर के 80 लाख होता तब हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती? 50 लाख पर बनती। अब ये अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को हमें बढ़ाना कैसे? क्या हमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं? नहीं, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। ये जो 1 करोड़ का हमारा कैपिटल गेन हो रहा है इसी में से छोटा छोटा पार्ट निकाल करके हमें प्रिंसिपल में कन्वर्ट करना होगा। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जो कि उसका एनएवी आज के डेट में मान लीजिए 20 रुपये चल रहा है। मैं हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। और आज के डेट में आपने मान लीजिए कि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया, तो टोटल कितने यूनिट आपको मिल जाएंगे? टोटल यूनिट जो आपको मिल जाएंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 20, ये इससे कट जाएगा, 2 पच्चे 10 और ये 1 2 3, 5000 टोटल यूनिट आपको मिल जाएंगे। 5000 उस म्यूचुअल फंड के यूनिट मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस 1 लाख को आपने इन्वेस्ट रहने दिया। मैं लमसम इन्वेस्टमेंट के तहत ले रहा हूँ चीज़ों को और इजी रखने के लिए। आप एसआईपी पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 2 साल 3 साल बाद इस एनएवी का प्राइस बढ़ करके मान लीजिए कि 30 रुपया हो गया या फिर मान लीजिए 40 रुपया हो गया, तो यानी आपका ये जो 1 लाख है वो भी बढ़ करके कितना हो जाएगा? वो भी बढ़ करके हो जाएगा आपका 2 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि यूनिट आपके जो एनएवी का रेट है वो जस्ट डबल हो गया, तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर कैपिटल गेन देखेंगे तो कितना हो जाएगा? कैपिटल गेन जो हमारा हुआ वो टोटल 1 लाख का हो गया, क्योंकि आपका पैसा 1 लाख से बढ़ करके 2 लाख हो गया था, तो कैपिटल गेन हमारा 1 लाख हो गया। अगर इस 1 लाख को आप निकालने जाएंगे तो अभी के डेट में 1,25,000 के अंदर है, तो इस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। तो उस कंडीशन में अगर आप क्या करें कि इस 40 रुपये के एनएवी पर, ध्यान से सुनिएगा, 40 रुपये के एनएवी पर ये जो टोटल 2 लाख का आपका अमाउंट बन चुका है उसको अगर उसी दिन निकाल करके उसी दिन इन्वेस्ट कर दें तो यहाँ पर जो हमें 5000 यूनिट मिले थे वो कांस्टेंट रहेगा। इससे हमारी कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जितना यूनिट आपका पहले था उतना ही यूनिट अभी भी है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं करेगी। मतलब कि हम क्या करेंगे कि जब हमारे एनएवी का रेट 20 रुपया से बढ़ करके 40 रुपया हो गया तो उसी दिन, मतलब कि जिस दिन हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, जब भी आपका मार्केट ऑल टाइम हाई पर होगा तो उसी दिन आप जितना अमाउंट करना चाहते हैं, जैसे 2 लाख मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ तो 2 लाख मैं उसी दिन निकालूंगा और 2 लाख उसी दिन पैसे डाल दूंगा। आपके मन में सवाल आएगा कि 2 लाख निकालेंगे तो हमारे अकाउंट में आने में 4-5 दिन लग जाता है, तो आपको इसका वेट नहीं करना है। आपके पास इमरजेंसी फंड होगा या फिर कुछ ऐसा अमाउंट होगा जो कि आपके पास रखा हुआ है, तो उस फंड से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 लाख अगर आपने निकाला और मान लीजिए पैसा आने का आपने इंतजार किया 4-5 दिन और 4-5 दिन में मार्केट बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है ये एनएवी जिस पर आप निकाल रहे थे वो एनएवी भी बढ़ जाएगा। हो सकता है 45 रुपया हो सकता है 42 रुपया हो जाए। तो जो पैसे आप लगाएंगे 2 लाख आने के बाद, उससे आपका यूनिट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एनएवी का जो प्राइस है वो बढ़ चुका होगा, तो ये यूनिट कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपका जो कंपाउंडिंग है वो इफेक्ट कर सकता है। अब मान लीजिए 2 लाख हमने उसी दिन निकाला और 2 लाख उसी दिन हमने परचेज का ऑर्डर डाल दिया, तो 5000 यूनिट हमारे निकलेंगे और 5000 यूनिट हमें अलॉट भी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अब जब हमने 2 लाख निकाल करके 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो 4-5 दिन बाद हमारे पास 2 लाख का पैसा हमारे पास आ जाएगा जो हमने इन्वेस्ट किया था, और 2 लाख जो है अब हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, अभी आपका 1 लाख तक का कैपिटल गेन हुआ था, ये 1 लाख और ये पहले वाला प्रिंसिपल मिला करके टोटल 2 लाख जो आपने इन्वेस्ट कर दिया अब ये प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 लाख आपका कैपिटल गेन हुआ था वो 1,25,000 के अंदर है। इस वजह से उस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी टैक्स आप पर नहीं लगेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने 1 लाख का जो आपको रिटर्न मिला था, कैपिटल गेन हुआ था, उसको आपने प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि जब भी आप पैसा भविष्य में फिर इसी प्रकार से प्रोसेस आपको दोहराते रहना है। मतलब कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको ऐसा करना है कि 1,25,000 तक के अंदर ही आप कैपिटल गेन निकाल करके, मतलब कि अमाउंट निकालेंगे तो पूरा निकालेंगे। जैसे 2 लाख आपने निकाला था तो इसमें प्रिंसिपल भी है और कैपिटल गेन भी है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है कि कैपिटल गेन 1,25,000 के अंदर ही हो और सेम डेट में आपको पैसे निकाल करके सेम डेट में पैसे लगा देंगे तो यूनिट्स आपके कांस्टेंट रहेंगे और जो पैसा आपने लगाया वो तो आपका 4-5 दिन में पैसा आ ही जाएगा और जो कैपिटल गेन था वो आपका प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म के बाद धीरे धीरे यही प्रोसेस करते हुए जो हमने देखा था कि 1 करोड़ उसका कैपिटल गेन था तो ज़्यादा टैक्स बन रहा था, जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा यानी कि कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा, और कैपिटल गेन पर ही तो हमें टैक्स देना है। तो जब कैपिटल गेन घट रहा है तो टैक्स लायबिलिटी भी घटती चली जाएगी। उम्मीद करता हूं चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।